नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल ज्ञानोदय एजुकेशन हब BR&DR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष पेशकश मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में भी रीट भर्ती परीक्षा 2020 के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के संदर्भ में बात करेंगे। और ये टॉपिक रीट भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, हम समय समय पर हमारे चैनल पर नए नए वीडियो अपलोड करते हैं और शिक्षा से संबंधित और विशेष तौर से रीट भर्ती से संबंधित मेरे खुद के हाथों से लिखे नोट्स जो पूरे मनोविज्ञान जो रीट भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम है वो पूरा पाठ्यक्रम मैं इस चैनल पे आपको करवाऊंगा। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और अपने परिवार को और अधिक बड़ा और मजबूत करने का प्रयास करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर ये प्रयास में सहयोग करेंगे। तो मित्रों, अपना टॉपिक है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT 2009। इसके बारे में मित्रों अपन बात करेंगे। तो शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की नीति निर्देश तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में, कौन से अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किस प्रकार से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो आज़ादी से पहले भारत में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की व्याख्या वो विचार सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया। किसने दिया मित्रों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आपसे पूछ लेते कि आज़ादी से पहले भारत के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे मित्रों बात करेंगे। जबकि स्वतंत्रता के बाद इसकी कल्पना डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने की थी। इन दोनों विद्वानों के विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के पहले तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने और बाद में डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे उन्होंने की, लेकिन इन दोनों विद्वानों की बातों के ऊपर क्या नहीं दिया गया? ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45, कौन सा अनुच्छेद है? 45। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना मित्रों। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क, नी का मतलब नहीं और शुल्क का मतलब फीस, बिना किसी फीस के, और वह अनिवार्य का मतलब नियमित शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। और ये निर्देश
कहाँ पर दिए? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 45 है उसमें दिए हुए हैं। इसी क्रम में संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकारों को मूल अधिकार, कैसे अधिकार, पहले क्या थे, नीति निर्देश तत्व, लेकिन अब मूल अधिकार बनाने हेतु इन बनाने हेतु इन बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने को और माता पिता अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाने हेतु संविधान के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन, कौन सा, 86 संविधान संशोधन जो 2002 को पारित किया गया। कब किया गया? 2002 को पारित किया गया। और इस संशोधन द्वारा संविधान में नया मतलब क्या जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो 21A मूल अधिकार बनाया, और 51 का जोड़ा, जो मूल 51A मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 क से 21A मूल अधिकार और 51 क अर्थात 51A मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आगे ध्यान देंगे। तथा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। कौन से अनुच्छेद में? 45वें अनुच्छेद में संशोधन किया गया। कौन से अनुच्छेद में? 45वें अनुच्छेद में संशोधन किया। और एक कमेटी का गठन किया गया, और वो कमेटी थी तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा नीति का गठन, कि ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जिसमें बच्चों में क्या नहीं हो, तनाव नहीं हो, और बच्चों को पढ़ाई बोझ महसूस न हो, बल्कि वो पढ़ाई के प्रति आकर्षित हो, मन और लगन के साथ पढ़ाई को करें। इस प्रकार की शिक्षा नीति का गठन किया गया, और ये गठन किया गया था मित्रों 1993 में। कब किया गया? 1993 में किया गया, और ये किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। आगे मित्रों, इस अधिनियम को पारित किया सर्वप्रथम कौन से सदन में किया गया? तो वो किया गया था राज्यसभा में। कौन से? राज्यसभा में। कब किया गया? 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद लोकसभा में, और लोकसभा में कब किया गया? 4 अगस्त 2009 को। राज्यसभा में 20 जुलाई को, लोकसभा में 4 अगस्त को। आपसे पूछ लिया जाए क्या आरटी 2009 को सबसे पहले कौन से सदन में पास किया गया? तो वो किया गया राज्यसभा में। चलो, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में हो गया, तो अब किसकी बारी आएगी? राष्ट्रपति महोदय जी की बारी आएगी। तो राष्ट्रपति महोदय ने इस अधिनियम को 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए। इसका मतलब क्या हो गया भाई? कानून बन गया, तथा इसे भारतीय संसद द्वारा क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और क्या कर दिया गया भाई? पारित कर दिया गया। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मित्रों, आगे अपन बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में उद्घोषणा। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उद्घोषणा 27 अगस्त 2009 को ये संपूर्ण भारत में क्या है की गई, मतलब लागू हो गया। और भारत में मूल रूप से लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ, जबकि उद्घोषणा कब हुई? 27 अगस्त 2009 को। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान भाई? 135वां नंबर था। भारत इस कानून को बनाने वाला 135वां देश बना, जबकि पहला देश कौन सा था? तो पर्सा प्लस जॉर्डन। कौन सा देश था? पर्सा प्लस जॉर्डन। अब बात करते हैं आरटी 2009 में। तो आरटी 2009 में क्या है? तो इसमें अध्याय कितने थे? 38 नहीं, 7 अध्याय थे, और
कितनी धारा थी? 38। मित्रों, अब अपन बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधान को क्रियान्वयन हेतु राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2002 को अधिसूचित कर दिए। अब मित्रों, अपन बात करेंगे कि इसमें जो 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, तो इन अध्यायों में और इन धाराओं में किस किस बात का उल्लेख किया गया है, तो उन बातों को अपन आगे पढ़ेंगे। मित्रों, वीडियो पूरा देखना, आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करेंगे अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय। तो इस अध्याय में 2 धाराएं शामिल की गई है। पहली धारा में इस अधिनियम का नाम, इसका विस्तार और ये कब लागू हुआ, इसके संबंध में बात की गई है, विस्तार किया गया है। दूसरी धारा है, इसमें जो उप धाराओं का उल्लेख है वो धारा 2 के अंदर किए गए हैं। जैसे पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा, और यहाँ पर बालक से आज से मतलब कौन बालक की परिभाषा क्या है, तो बालक से आज से अर्थात 6 से शब्दावर्ष तक का बालक, 6 से शब्दावर्ष तक का बालक। दिव्यांग बालक जिनकी उम्र यहाँ पर 6 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और प्रति बालक फीस या शुल्क का निर्धारण। और यहाँ पर विद्यालयों के प्रकार भी बताएं, 4 प्रकार के। कितने विद्यालय? 4 प्रकार की श्रेणी बताई गई है विद्यालयों की, और वो है सरकारी, निजी, अनुदानित मतलब अनुदान के द्वारा जो प्राप्त करें, और व्यास श्रेणी के विद्यालय। आगे अपन बात करें अध्याय 2 में बालक का शिक्षा का अधिकार, मतलब बालक को शिक्षा प्राप्त करने के कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में बात की गई है। तो इस अध्याय में धारा 3, बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है, जिसका उल्लेख दूसरे अध्याय में और धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। आगे धारा 4, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। धारा 4 के अंदर बच्चे की आयु निर्धारित की गई है। तो प्रथम कक्षा में प्रवेश 6 वर्ष के बालक को दिया जाता है। और धारा 5 में टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करना मांगने पर, जब भी बच्चा टीसी मांगता है तो उसको टीसी प्रदान करनी है। फिर है अध्याय 3 में समोचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। अध्याय 3 के अंतर्गत सरकार और स्थानीय अधिकारी और माता पिता के क्या क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। छठा है नवीन विद्यालयों की स्थापना। नवीन का मतलब नए विद्यालयों की स्थापना करना, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें, सीमा और दायरा बनाए गए हैं। तो वो क्या है? तो प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय, प्रत्येक एक विद्यालय के दायरे में तो एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जबकि प्रति 3 किलोमीटर के दायरे में एक उस प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये आपसे पूछ लिया जाए कि नवीन विद्यालयों की स्थापना कौन सी धारा के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, तो वो धारा है 6। अब अपन बात करेंगे धारा 7 की। तो वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय का मतलब वित्त का मतलब पैसा, मतलब रुपयों का जो खर्चा आएगा उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा, राज्य सरकार वहन करेगी या केंद्र सरकार वहन करेगी, तो उसके बारे में। तो राशि केंद्र सरकार 65% और राज्य सरकार 35%। कहने का मतलब है अगर 100 रुपये का खर्च आएगा तो उसमें 65 रुपये तो केंद्र सरकार, भारत सरकार उसका व्यय खर्च करेगी, और 35 रुपये राज्य सरकार उसका अनुदान देगी। जबकि पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर थोड़ा सा अलग किया गया है। तो वहाँ पर केंद्र सरकार 90 रुपये और
राज्य सरकार 10 रुपये खर्च करेगी। ठीक है मित्रों, तो वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 7। आगे अपन बात करेंगे धारा 8, समूचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। और धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, मतलब स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजना है तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कहने का मतलब धरातल पर उस योजनाओं को लागू करना, ये धारा 9 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। धारा 10, माता पिता के कर्तव्य। धारा 10 के अंदर माता पिता के कर्तव्य है कि माता पिता के कौन कौन से कर्तव्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अगला है धारा 11, 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा। चलो आप 6 से 14 वर्ष तक की बालकों की शिक्षा का प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा कौन प्रदान करेगा? तो इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो वो है 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा राज्य सरकार आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जो भी आंगनवाड़ी केंद्र खुले हैं वहां पर 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको प्रदान करेगी, शिक्षा ग्रहण करवाएगी। तो इसका उल्लेख धारा 11 के अंदर है। आगे अध्याय 4 शुरू हो गया और अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार, मतलब विद्यालय के अंदर जो शिक्षक है उनके क्या क्या कार्य होंगे और उनके क्या कर्तव्य हैं एवं उनके अधिकार क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो धारा 12 के अंदर प्रत्येक विद्यालय प्रारंभिक कक्षा में 25% पदों पर प्रवेश देना। प्रारंभिक विद्यालय कक्षा में 25% मतलब पदों पर प्रवेश देना। प्रवेश शुल्क न लेना। प्रवेश शुल्क मतलब बिल्कुल आपको प्रवेश के शुल्क नहीं लेना है, और अगर आपने प्रवेश शुल्क लिया गया तो आपके ऊपर 25,000 रुपये का क्या लगेगा? दंड लगेगा। क्या लगेगा? दंड लगेगा। तो ये है धारा 13। आगे मित्रों धारा 14, आयु पत्र के अभाव में किसी भी बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन आयु पत्र के अभाव में आपके पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो किसी भी बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, माता पिता का शपथ पत्र, आंगनवाड़ी प्रमाण पत्र या अस्पताल के प्रमाण पत्र अगर वो बालक के पास है तो वो मान्य है। ठीक है, तो उसके आधार पर आप बच्चे को प्रवेश दे सकते हो, बालक को प्रवेश दे सकते हो। अगला है धारा 15, प्रवेश तिथि का विस्तारण। प्रवेश तिथि का क्या करना चाहिए? विस्तारण होगा। जैसे देखो, अगर कोई बालक प्रवेश अवधि में प्रवेश से वंचित रह जाता है तो उसे 6 माह तक प्रवेश दिया जा सकता है। कहने का मतलब है स्कूल का जो स्कूल मतलब खुल गई है, उनका प्रवेश जो अभियान चल रहा है और वो अभियान खत्म हो गया, फिर भी बालक को 6 महीने की अवधि तक प्रवेश देना पड़ेगा तथा 30 सितंबर और 30 अक्टूबर तक भी प्रवेश आप दे सकते हैं। ये प्रावधान किए गए हैं। आगे धारा 16, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा में फेल न करना। ये प्रावधान धारा 16 के अंतर्गत किया गया कि आप बालक को कक्षा 1 से 8 तक के कक्षा तक बालक को फेल नहीं कर सकते, आपको पास करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। दोस्तों, ये शिक्षा नीति जो ये प्रावधान धारा 16 है ये हमारे भारतीय शिक्षा नीति को कमजोर कर रहा है मेरे हिसाब से साथियों। ये निर्णय थोड़ा सा गलत है क्योंकि इससे बालक के पढ़ने में रुचि जागृत नहीं होगी। चलो जो भी है किया है हमें तो मानना पड़ेगा साथियों। मित्रों, धारा 17, इस धारा के तहत बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते आप। धारा 18, विद्यालय की मान्यता का उल्लेख, मतलब विद्यालय को क्या क्या
मापदंड पूरे करने पड़ेंगे, क्या क्या नियम कायदे, उनका जो मान्यता किस प्रकार मिलेगी, उनका उल्लेख धारा 18 के अंदर किया गया है। धारा 19 विद्यालय के मान और मानक का मतलब है साथियों भवन, खेल मैदान, सुविधा और शैक्षिक सामग्री। ये और प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण कितना होगा? 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। एक सब पढ़ाई कितने घंटे होगी? 45 घंटे। और तैयारी कहने का मतलब 36 घंटे पढ़ाई और 9 घंटे तैयारी, मतलब उसके पूर्व शिक्षक को। एक वर्ष में दिन 200 दिन बच्चों को पढ़ाई के दिन होंगे और एक वर्ष में शिक्षण घंटे 800। ये कौन से स्तर पे है? प्राथमिक स्तर पे। अगला है उच्च प्राथमिक विद्यालय में। कौन से विद्यालय? उस प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण के घंटे 48, 3 घंटे अधिक प्राथमिक से। एक वर्ष में शिक्षण के घंटे 1200 घंटे अधिक और एक वर्ष में शिक्षण के दिवस 220 दिन, जबकि उसमें 200 दिन। ठीक है मित्रों। धारा ये सब किस में, कौन सी धारा के अंदर उल्लेख है? 19 के अंदर है। धारा 20 अनुसूचित में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। जो भी परिवर्तन करने का अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को, भारत सरकार को होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आगे हम इनसे अगली जो धाराएं 21 से लगाकर जो 38 है उनकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मित्रों अपनी राय देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।